इस फिल्म की कहानी लुकास नाम के एक लड़के की है जो सच्चे प्यार की तलाश में एक जादुई और रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है। इस जादुई दुनिया में कदम रखते ही लुकास को कई रोमांचक और फैंटेसी भरे एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक काली चुड़ैल को देखते हैं जो एक बच्चे को मारने आई होती है, लेकिन वह बच्चा उसकी आंखों में उंगलियां चुभो देता है, जिस वजह से चुड़ैल को भागना पड़ता है। इसके बाद कहानी हमें 20 साल आगे ले जाती है। अब वह बच्चा बड़ा हो चुका है और उसका नाम लुकास है। लुकास अपनी माँ के साथ एक आटा मिल में साधारण जीवन जी रहा है। एक दिन उसकी माँ उसे एक लॉकेट देती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, यह लॉकेट तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। लुकास लॉकेट को संभाल कर पहन लेता है, लेकिन शांत जीवन की यह झलक ज्यादा देर नहीं टिकती। वो काली चुड़ैल फिर से वापस लौट आती है। लुकास अपनी माँ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल अपनी काली ताकतों का इस्तेमाल करके उसकी माँ को मार डालती है। लुकास अपनी माँ की मौत के बाद में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वह अपने भाग्य को आजमाते हुए लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ता है और गुस्से में कहता है, मुझे अपनी मिल चलानी है, हवा को तेज कर दो। उसके यह कहते ही चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवा इतनी प्रचंड होती है कि उसकी मिल इस झटके को सहन नहीं कर पाती और पूरी तरह से ढह जाती है। लुकास अपनी गलती का एहसास करते हुए वापस अपनी टूटी हुई मिल में जाता है। मलबे के बीच उसे एक जादुई चाक मिलता है। इस बात से अनजान लुकास उस चाक को अपने पास में रख लेता है। इसके बाद में हमें एक परी को दिखाया जाता है। वो लॉकेट उसी परी के कंट्रोल में है और वह लुकास की हर इच्छा को पूरी कर देती है। अपनी मिल को फिर से ठीक करने के लिए लुकास एक दूसरे शहर की ओर निकल पड़ता है। सफर के दौरान उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति घबराया हुआ अपनी टूटी हुई बैलगाड़ी के पास खड़ा था। लुकास बैलगाड़ी को ठीक करता है और उसे फिर से चलने लायक बना देता है। मदद के बदले वह व्यक्ति लुकास को अपने साथ काम पर रख लेता है, लेकिन यह व्यक्ति एक दर्जी होता है जो चालाकी से लुकास को अपने जाल में फंसा लेता है। जैसे ही लुकास उसके सामान को उठाने में मदद करता है, दर्जी अचानक अपने सामान को नदी में गिरा देता है और इस सब का इल्जाम लुकास पर डाल देता है और उसे मजबूर करता है कि वह 1 साल तक उसके लिए काम करे। समय बीतता है और एक दिन लुकास को शहर के चौराहे पर भीड़ दिखाई देती है। वह अपनी खिड़की से झांक कर देखता है कि एक जादूगर अपनी 7 बेटियों के साथ में जादुई करतब कर रहा होता है। वह सभी को बताता है, एक जादुई दुनिया है जो इस संसार से परे है। वहां एक 7 सींगों वाला मेंढा रहता है और उसका 7वां सींग सोने का बना है। इस मेंढे के सामने जो कुछ भी मांगा जाए वह पूरा हो जाता है। जादूगर की ये बातें सुनकर लुकास जल्दी से अपना जरूरी सामान उठाता है और उस दुनिया की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन दर्जी को जब यह पता चलता है कि लुकास भाग गया है तो वह गुस्से में पागल हो जाता है। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए वह लुकास के पीछे अपने खूंखार कुत्ते छोड़ देता है। तभी परी उसकी मदद के लिए प्रकट होती है। वह अपनी जादुई ताकत से एक प्यारा सा पपी भेजती है। पपी उन कुत्तों को अपनी भाषा में समझा बुझाकर वनहा से वापस भेज देता है। ये देखकर लुकास का दिल पपी पर आ जाता है और उसे भी अपने एडवेंचर जर्नी में शामिल कर लेता है। लुकास और उसका प्यारा साथी पप्पी अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर एक शादी हो रही होती है। लुकास को बड़े जोरों से भूख लग रही होती है और उसे खाने का कोई उपाय नहीं सूझता, इसलिए वह एक चालाक योजना बनाता है। वह पप्पी को शादी में भेजता है और उसे दुल्हन की पोशाक को फाड़ने के लिए कहता है। पप्पी अपनी चंचलता से दुल्हन की ड्रेस को खराब कर देता है। तभी लुकास दर्जी बनकर वहां पहुंचता है। वह दुल्हन की ड्रेस को अपनी छोटी सी सिलाई मशीन से सिलकर ठीक कर देता है। इस काम से खुश होकर दूल्हा उसे एक सिक्का और खाने पीने का सामान देता है। लुकास इस इनाम से खुश होकर एक खंडहर में सोने चला जाता है। तभी जादूगर और उसकी 7 बेटियां वहां पहुंचती हैं। जादूगर की सबसे बड़ी बेटी लुकास से कहती है, तुम्हारी किस्मत तुम्हें उस जादुई दुनिया तक जरूर ले जाएगी, बस खुद पर विश्वास रखो। अगले दिन लुकास अपनी यात्रा को जारी रखते हुए एक और गांव में पहुंचता है। वहां वह देखता है कि किसी की मृत्यु का शोक मनाया जा रहा है। ये देखकर लुकास को फिर से एक योजना सूझती है। वह पपी को भेजता है जो पादरी की पोशाक को फाड़ देता है। वहां भी लुकास दर्जी बनकर पहुंचता है और पादरी की पोशाक को सिल देता है। इस मदद से खुश होकर पादरी उसे ठंड से बचने के लिए एक गर्म कोट देता है। अब लुकास और पपी एक तीसरे गांव में पहुंचते हैं जहां राजा और रानी की सालगिरह का भव्य आयोजन हो रहा होता है।
लुकास अपनी पुरानी ट्रिक आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दूल्हा और पादरी पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। वे लुकास को पहचान लेते हैं और चिल्लाते हैं, ये वही धोखेबाज है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये सुनकर राजा गुस्से में आ जाता है। वह लुकास को जेल में बंद करवा देता है और ऐलान करता है, कल सुबह इस धोखेबाज को सजाए मौत दी जाएगी। लुकास जेल में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। तभी उसका ध्यान अपने लॉकेट पर जाता है। वह लॉकेट को कसकर पकड़ता है और परी के बारे में सोचता है। कुछ ही पलों में परी की मधुर आवाज सुनाई देती है। वह लुकास से कहती है, इस जेल से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता है जो तुमसे सिर्फ 7 कदम की दूरी पर है। लुकास तुरंत खड़ा होता है और गिनकर 7 कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही वह 7वां कदम रखता है, उसके सामने एक गुप्त तहखाना खुल जाता है। बिना कोई समय गवाए लुकास उस तहखाने में कूद जाता है। वह सुरंग के अंदर चलता रहा और कुछ ही देर में वह एक गुफा के बाहर आ गया। लुकास समझ गया कि अब वह उस जादुई दुनिया में पहुंच चुका था जिसका जिक्र जादूगर ने किया था। लुकास उस अद्भुत और जादुई दुनिया में कदम रख चुका था और वह आगे बढ़ता हुआ एक छोटे से घर के पास पहुंचता है। घर के अंदर उसे लूसिया नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे देखकर चौंक जाती है। लुकास की आंखों में सवाल थे और लूसिया के चेहरे पर एक गहरी उदासी। वह लुकास से कहती है, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? ये दुनिया अब खत्म हो चुकी है। लूसिया बताती है, जब से मेंढा यहाँ आया था ये दुनिया चमत्कारी हो गई थी। हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन एक दिन जब हम सभी औरतें जंगल में गई थीं, तभी मेंढा कहीं खो गया। उसके बाद जैसे ही मेंढा खोया, पूरी दुनिया में तबाही मच गई। भूचाल आया और हम सभी औरतें इस जगह पर फंस कर रह गईं। लूसिया फिर लुकास को एक ऊंची चोटी पर ले जाती है और कहती है, यह धरती पहले समतल थी, लेकिन अब नीचे एक गहरी खाई बन चुकी है जहां हमारे सारे पुरुष और बच्चे हमेशा के लिए समा गए। वे अब कभी नहीं लौटेंगे। लुकास इस सब को सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह लूसिया से कहता है, क्या पता वे सब नीचे जिंदा हों, हमें नीचे जाकर देखना चाहिए। लूसिया उसके इस विचार से थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन नीचे जाना बहुत कठिन होता है। वह लुकास को उस स्थान पर ले जाती है जहां बहुत सारी औरतें सोई हुई होती हैं। लूसिया उसे बताती है, इन औरतों पर एक अभिशाप है। वे दिन में सोती हैं और रात में जागती हैं। हर रोज वे अपनी पुरानी यादें भूल जाती हैं। ये सब एक अभिशाप के कारण हुआ है। लुकास ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन लूसिया आगे कहती है, मुझे इस अभिशाप का असर नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ये 2 सोने की बालियां हैं। ये बालियां मुझे सुरक्षित रखती हैं। फिर लूसिया लुकास को चेरिना फल के बीज देते हुए कहती है, इन बीजों को खाने के बाद में हमारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। रात होते ही सारी औरतें जाग जाती हैं और लूसिया के घर आती हैं। लूसिया के घर पहुंचते ही उन्हें लुकास की टोपी मिली जो उनके शक को यकीन में बदल देती है। लेकिन जब वे घर की तलाशी लेती हैं तो उन्हें लुकास कहीं नहीं मिलता। दरअसल लुकास ने अपने पास में रखे जादुई चाक की मदद से खुद को छुपा लिया था। जब औरतें चली जाती हैं, लुकास बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वे औरतें फिर से लौट आती हैं और इस बार उसे पूरी तरह घेर लेती हैं। लुकास और लूसिया मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन औरतें लूसिया को बंदी बना लेती हैं। इसके बाद में वो लुकास को पकड़ने की कोशिश करती है और जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह पहाड़ी से छलांग लगाने का फैसला करता है। तेजी से गिरते हुए लुकास कंबल को पैराशूट की तरह खोलता है और किसी तरह सुरक्षित नीचे उतरने में कामयाब हो जाता है। नीचे पहुंचते ही उसकी नजर कुछ सैनिकों पर पड़ती है जो खजाने को एक गुप्त जगह छुपा रहे होते हैं। लेकिन पहाड़ी से गिरते पत्थरों की तेज आवाज उन्हें डरा देती है और वे खजाना वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। सारा खजाना अब उसके पास था। वह खजाने को गाड़ी में लादकर पास के गांव की ओर बढ़ता है। गांव में पहुंचने पर उसकी नजर उन्हीं सैनिकों पर पड़ती है। सैनिक राजा के पास खड़े होकर शिकायत कर रहे थे, हमारा पूरा खजाना उस राक्षस ने फिर से चुरा लिया है। असल में उस गांव पर एक राक्षस का आतंक है। लुकास खजाने को लेकर राजा के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे वहां कोई राक्षस नहीं मिला, बस ये खजाना पड़ा था। राजा को यह सुनकर खुशी होती है और वह लुकास का धन्यवाद करते हुए उसे महल में रुकने का प्रस्ताव देता है। लुकास राजा के दिए हुए कमरे में जाता है और सतर्कता बरतते हुए चाक की मदद से एक जादुई लाइन खींचता है। वह सारा खजाना उस लाइन के अंदर छिपा देता है और खुद भी उसी जादुई सीमा के अंदर सो जाता है ताकि सैनिक उससे कुछ भी न चुरा सके। रात होते ही सैनिक लुकास को पकड़ने के लिए उसके कमरे में घुसते हैं, लेकिन उन्हें लुकास कहीं नहीं मिलता। वह जादुई रेखा की वजह से पूरी तरह से सुरक्षित था।
सैनिक निराश होकर कमरे से बाहर चले जाते हैं और पास की नदी में जाकर लुकास को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे नदी में कदम रखते हैं, एक सोया हुआ राक्षस जाग जाता है। यह राक्षस बहुत ही विशाल था, जिसके लंबे लंबे सींग थे। वह सींगों का इस्तेमाल करते हुए गांव के घरों पर हमला करने लगता है। राक्षस की तबाही से बचने के लिए पूरा गांव अपने घरों को पहियों वाली गाड़ियों में बदल लेता है। वे उन गाड़ियों को खींचते हुए दूसरी सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं। नई जगह पर पहुंचने के बाद राजा बेहद परेशान नजर आता है। वह लुकास से कहता है, हमारी दुनिया में अकाल पड़ चुका है और अब कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लुकास राजा की समस्या सुनता है और उसे चेरिना फल के कुछ बीज खिलाता है। बीज खाते ही राजा की पुरानी याददाश्त लौट आती है। लेकिन तभी मौसम बदलने लगता है। बर्फबारी शुरू हो जाती है और तेज हवा चलने लगती है। ये देखकर लुकास को एक उपाय सूझता है। वह सोचता है, अगर मैं एक ऐसी मशीन बना सकूं जो हवा की मदद से हमें ऊपर पहाड़ तक पहुंचा दे, तो शायद हम कोई हल निकाल सकें। लुकास राजा से कहता है, आपकी सारी औरतें और आपकी बेटी लूसिया ऊपर पहाड़ी पर जिंदा हैं। राजा यह सुनकर आश्चर्य और खुशी से भर जाता है। रात को लुकास परी की मदद से लूसिया के सपने में पहुंचता है। वह उसे बताता है, तुम्हारा गांव अब भी जिंदा है और सारे लोग नीचे सुरक्षित हैं। लूसिया उसकी बात सुनकर राहत की सांस लेती है और कहती है, जब सोने के सींग वाला मेंढा मिल जाएगा तभी हमारी दुनिया पर लगा हुआ शाप खत्म होगा। इसके बाद लूसिया अपनी सोने की एक बाली लुकास को देती है और कहती है, जब भी तुम मुझसे बात करना चाहो इस बाली का इस्तेमाल करना। साथ ही जब तुम मेरे पास आओगे तो मुझे इसका एहसास हो जाएगा। लुकास दिन रात मेहनत करके अपनी उड़ने वाली मशीन तैयार कर लेता है। अपनी योजना के तहत वह मशीन को एक रस्सी से नीचे बांध देता है और खुद उड़कर पहाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी नीचे खड़े सैनिक उसकी रस्सी को काट देते हैं। इस वजह से लुकास मशीन की मदद से औरतों को नीचे नहीं ला पाता और वह नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए लुकास अपनी सिलाई मशीन को पहाड़ी की ओर फेंक देता है और इसके बाद वह जंगल में नदी के किनारे गिरता है, जिधर वो राक्षस रहता था। सैनिकों ने लुकास को फंसाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक जादुई सुनहरा सींग, जो उसी मेंढे का था जिसके गायब होने से पूरी दुनिया तबाह हुई थी, एक बॉक्स में रखकर लुकास के बिस्तर के नीचे छिपा दिया। जब लुकास वहां आया तो सैनिकों ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने इस सींग को चुराया है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गया और लुकास को एक अलग कमरे में बंद करने का आदेश दे दिया। कुछ देर बाद राजा लुकास के पास आया और गुस्से से पूछा, यह सींग तुम्हें कहां से मिला? लुकास शांत स्वर में बोला, इस सवाल का जवाब सैनिकों से पूछिए, क्योंकि यह शाप तो मेरे आने से पहले ही लग चुका था। राजा को शक हुआ और उसने सैनिकों से सख्ती से सवाल किया। तभी सच्चाई सामने आई। राजा चिल्लाया, जब तुम आए थे उसी वक्त वह सोने वाला मेंढा गायब हो गया था। ये सब तुम्हारा ही काम है। अपनी साजिश उजागर होते देख सैनिक गुस्से में राजा पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त राक्षस जाग जाता है और पूरी धरती कांपने लगती है। लुकास इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सैनिकों से वह जादुई सींग छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। भागते हुए लुकास को एहसास होता है कि यह राक्षस और कोई नहीं, वही मेंढा है और उसके सिर से सींग छिन जाने की वजह से वह बेकाबू हो रहा है। वह फैसला करता है कि इस सुनहरे सींग को मेंढे के सिर पर वापस लगाना ही सही रास्ता है। रात को जब लुकास सो रहा होता है, वही काली चुड़ैल उसके पास आती है, लेकिन उसका पपी चुड़ैल के कपड़े फाड़कर उसे परेशान करने लगता है, जिससे लुकास जाग जाता है। लुकास चुड़ैल से मुकाबला करता है और उसे ऐसा सबक सिखाता है कि वह वहां से भाग जाती है। अगले दिन राजा लुकास के पास आता है और कहता है, अगर तुम उस सींग को मेंढे के सिर पर वापस लगा दोगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ देने का वचन देता हूँ। दूसरी तरफ लूसिया अपनी सिलाई मशीन की मदद से सभी औरतों के लिए उड़ने वाले फ्रॉक बना देती है। वह औरतें एक एक करके पहाड़ी से नीचे आने लगती हैं। इस बीच लूसिया उड़ते हुए लुकास के पास आकर गिरती है। लुकास तुरंत हरकत में आता है और सुनहरे सींग को लेकर नदी में कूद जाता है। नदी के अंदर लुकास मेंढे के सिर पर सुनहरा सींग लगा देता है। जैसे ही सींग अपनी जगह पर वापस आता है, पूरी जादुई दुनिया में चमत्कार होने लगते हैं। जादुई दुनिया फिर से हरी भरी और जिंदा हो जाती है। इसी के साथ में शाप का अंत हो जाता है और सभी औरतें सुरक्षित रूप से गांव में लौट आती हैं। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। राजा वादा निभाने के लिए तैयार होता है। वह लुकास को अपना आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ देने की घोषणा करता है। लेकिन तभी लुकास को एक अजीब सच्चाई का पता चलता है। राजा की बेटी लूसिया नहीं थी, बल्कि कोई दूसरी लड़की थी।
ये देखकर लुकास राजा की बेटी को रिजेक्ट कर देता है। वह राजा से कहता है कि वह सिर्फ लूसिया को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। राजा ये सुनकर फैसला सुनाता है, अगर तुम लूसिया से शादी करोगे तो तुम्हें मेरा आधा राज्य नहीं मिलेगा। लुकास अपने दिल की बात सुनता है और लूसिया की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह लूसिया को छूता है, अचानक एक जादुई घटना घटती है। वह वापस उसी जेल में पहुंच जाता है जहां से उसने इस जादुई दुनिया में कदम रखा था। लुकास को ऐसा लगता है कि यह सब एक सपना था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह अपने लॉकेट के जरिए परी से संपर्क करता है। परी उसे बताती है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि वास्तविकता थी। वह लुकास को यह भी बताती है कि अगर वह फिर से 7 कदम उठाएगा तो दोबारा उस जादुई दुनिया में पहुंच जाएगा। लुकास परी की बात मानता है और जैसे ही 7 कदम उठाता है वह फिर से उस जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसे लूसिया एक जगह बैठी हुई रोती मिलती है। लूसिया लुकास को बताती है कि राजकुमारी ने दोबारा मेंढे को बंद कर दिया है और उनकी दुनिया में फिर से अकाल आ गया है। लुकास और लूसिया दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब वे इस जादुई दुनिया को छोड़कर घर लौटेंगे। परी की मदद से वे दोनों अपने गांव में वापस आ जाते हैं। वहां लौटकर लुकास अपनी पुरानी आटा मिल को फिर से शुरू करता है और अपनी नई जिंदगी बसा लेता है। दोस्तों, मैं अकेले ही इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको बेहतरीन कहानियां सुनाने का मौका मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं नई और रोमांचक वीडियो ला सकती हूँ। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।